present myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor PG Department of Chemistry, Government डोंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड के थर्ड पेपर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट को पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेलों का वर्गीकरण। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने के वाले विद्युत रासायनिक सेलों को प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटते हैं। पहला है प्राइमरी सेल्स या प्राथमिक सेल। यह उच्च ऊर्जा वाले ऐसे पदार्थ से बनाए जाते हैं जो परस्पर रासायनिक क्रिया करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। इनकी सेल क्रिया इरिवर्सिबल होती है और एक ही दिशा में रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। अतः क्रियाकारक पदार्थ धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और अंत में ये विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देते हैं। तब ये सेल बेकार हो जाते हैं और इन्हें फेंक दिया जाता है। घड़ी, टॉर्च, कैमरा आदि दैनिक जीवन में उपयोगी उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले लेक्लांशी सेल, जिंक, मरकरी, शुष्क सेल आदि इसी वर्ग में आते हैं। दूसरा प्रकार का जो सेल है वो सेकेंडरी या द्वितीयक सेल कहलाता है। इन सेलों में रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशा में संपन्न होती है, अर्थात क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते जाएंगे और इस प्रक्रम में विद्युत उत्पन्न होता जाएगा, जिसे हम विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त कर सकते हैं। जब ये सेल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अर्थात जब इसके समस्त क्रियाकारक समाप्त हो जाते हैं, तो विद्युत उत्पन्न बंद हो जाता है और तब हम इसको बाह्य विद्युत स्रोत से या विद्युत सोर्स से जोड़ देते हैं। तब अभिक्रिया विपरीत दिशा में संपन्न होती है, जिससे समस्त उत्पाद पुनः रिएक्टेंट में बदल जाता है और सेल पुनः रिचार्ज हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सेकेंडरी सेल सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी है। किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की डिवाइस को हम सेल कहते हैं और दो या अधिक सेल को एक श्रेणी में जोड़कर विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए जो डिवाइस बनाई जाती है उसे हम बैटरी कहते हैं। द्वितीय सेल के कुछ अन्य उदाहरण में एडिशन सेल या निकल कैडमियम रिचार्जेबल सेल होता है, जिनका उपयोग हम कैलकुलेटर, फ्लैशलाइट आदि में करते हैं। तीसरा ईंधन सेल है। ये वैसे तो प्राइमरी सेल की भांति होता है, जिसमें अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है और क्रियाकारकों से उत्पाद बनने की क्रिया में विद्युत उत्पन्न होता है, लेकिन क्रियाकारक कभी समाप्त नहीं होते, उनकी सप्लाई लगातार चलती रहती है। इन्हें ईंधन सेल इसलिए कहा जाता है कि इसमें प्रयुक्त होने वाले क्रियाकारक सामान्य में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन आदि। एक शक्ति स्रोत के लिए जो हमारे को रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रमुख रिक्वायरमेंट है कि किसी सेल के लिए शक्ति या विभव P = E/I के बराबर होना चाहिए, जहाँ पर I विद्युत धारा जो इलेक्ट्रोड के पूरे क्षेत्रफल A में वितरित रहती है। अतः इकाई क्षेत्रफल की विद्युत धारा अर्थात धारा घनत्व या करंट डेंसिटी I के लिए निम्न जो संबंध है वो है i = I/A या I = I/A। किसी सेल को शक्ति स्रोत के रूप में प्रयुक्त करने के लिए हम उससे विद्युत धारा लेते जाएंगे और एक्सटर्नल सर्किट में प्रयुक्त करते जाएंगे। किसी सेल को शक्ति स्रोत या पावर सोर्स में प्रयुक्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इसके लिए P का मान पर्याप्त उच्च और स्थिर होना चाहिए, क्योंकि P का मान E
आई के बराबर होता है और जो कैपिटल आई का मान है वो स्मॉल आई इंटू ए के बराबर है। अतः यदि सेल के लिए धारा घनत्व आई का मान पर्याप्त स्थिर और उच्च हो तो यह सेल पावर सोर्स के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। धारा आई का मान इलेक्ट्रोड अभिक्रिया पर निर्भर करता है। यदि एक्सटर्नल परिपथ में हम विद्युत धारा को प्रयुक्त करते जाएं और उतनी तेजी से इलेक्ट्रोड अभिक्रिया संपन्न न हो तो धीरे धीरे इलेक्ट्रोड घनत्व आई का मान कम होता जाएगा और सेल से इच्छित शक्ति नहीं मिल सकेगी। अतः एक सेल को जो शक्ति स्रोत के रूप में तभी उपयोग ले सकते हैं यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया उतनी तेजी से संपन्न होती जाए जितनी तेजी से हम सेल से शक्ति प्राप्त कर रहे हों। यदि हम सेल से शक्ति ले रहे हों लेकिन उतनी तेजी से इलेक्ट्रोड अभिक्रिया संपन्न न हो तो धनात्मक इलेक्ट्रोड कम धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कम ऋणात्मक हो जाएगा और कुछ सेलों के लिए शक्ति स्रोत के रूप में प्रयुक्त करने के दौरान जब I1 धारा घनत्व को बाह्य परिपथ में लिया जा रहा हो, इलेक्ट्रोड विभव E तथा समय t के मध्य ग्राफ खींचे जो हमने इस स्लाइड में दिखा रखा है। इसको देखने से स्पष्ट है कि सेल A और B में सेल अभिक्रियाएं अत्यंत स्लो रेट से संपन्न हो रही है। अतः जो धारा उनमें से खींची जा रही है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। फलतः उनके विभव तेजी से घटते हुए शून्य हो जाते हैं। साथ ही शक्ति EI भी शून्य हो जाती है। दोनों सेल प्रारंभ में थोड़ा बहुत पावर देते हैं लेकिन इनका उपयोग पावर स्रोत के रूप में हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी इनका पावर शून्य हो जाता है। इसके विपरीत सेल C में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया इतनी तीव्र है कि सेल से पावर लेने के उपरांत भी इलेक्ट्रोड पर धारा घनत्व कम नहीं हो रहा है। सेल विभव के मान प्रारंभ में थोड़ा सा अवश्य घटते हैं लेकिन बाद में काफी लंबे समय तक ये लगभग कांस्टेंट बने रहते हैं। अतः इस सेल से पर्याप्त मात्रा में पावर लिया जा सकता है। यदि सेल से अधिक विद्युत धारा को लिया जाए, इसका मतलब है I2 इज ग्रेटर देन I1, तो भी उसके विभव में थोड़ी सी कमी होती है। जो कर्व के अंतिम भाग में विभव के मान तेजी से आ रही कमी ये दर्शाती है कि ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इस स्थिति में यदि सेल में पर्याप्त ईंधन डाल दिया जाए तो वह पुनः ग्राफ सीधा हो जाएगा और इससे पावर हम ले सकते हैं। किसी सेल को पावर स्रोत के रूप में प्रयुक्त करने के लिए उसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया इतनी तीव्र होनी चाहिए कि उसके विभव का मान खुले परिपथ या ओपन सर्किट की तुलना में थोड़ा सा कम होता हो और अधिक नहीं तो लंबे समय के तक यह स्थिर विभव की विद्युत धारा देने में समर्थ हो। कई विद्युत सेल व बैटरियां इन दोनों शर्तों का पालन करती हैं जिनको हम पावर सोर्स के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जो ईंधन सेल और सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी इसके उदाहरण है। अब हम लेड स्टोरेज बैटरी को डिटेल में पढ़ेंगे। यह बैटरी सेकेंडरी प्रकार की होती है, अर्थात यह डिस्चार्ज होने के बाद पुनः रिचार्ज करवाई जा सकती है। मोटर गाड़ियों आदि में इस प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के सेल में से हम 2.0 वोल्ट विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं
और कुल 12 वोल्ट की विद्युत प्राप्त करने के लिए 6 सेलों को हम एक क्रम में जोड़ देते हैं, जो हमने चित्र में दिखा रखा है। प्रत्येक सेल में लेड का एक एनोड होता है, जिसे बनाने के लिए हम लेड एंटीमनी एलॉय की एक जाली में महीन चूर्ण किया हुआ स्पंज लेड भर देते हैं तथा कैथोड के रूप में लेड एंटीमनी मिश्र धातु की जाली को लेकर उसमें महीन चूर्ण किया हुआ लेड ऑक्साइड भरा रहता है और इसको एकांतर क्रम में ऐसी 6 कैथोड व्यवस्थित करते हैं, जो लकड़ी अथवा फाइबर ग्लास की पत्ती शीट द्वारा एक दूसरे से अलग करी जाती हैं। 6 एनोड एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और 6 कैथोड एक दूसरे से जुड़ी रहती है। यह समस्त इलेक्ट्रोड सल्फ्यूरिक एसिड विलयन में डूबी रहती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड विलयन का द्रव्यमान 38% होता है, जिसका घनत्व 1.30 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट की भांति कार्य करता है। तो इस सेल में जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे वैद्युत या यांत्रिक कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और लेड प्लस सल्फेट आपस में रिएक्ट करके लेड सल्फेट बनाते हैं। कैथोड पर लेड ऑक्साइड और सल्फेट एच आयन की उपस्थिति में लेड सल्फेट बनाते हैं। तो टोटल सेल रिएक्शन में लेड ऑक्साइड और सल्फेट आयन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में लेड सल्फेट और वाटर बनाते हैं। इस अभिक्रिया को देखकर स्पष्ट है कि अभिक्रिया ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती जाती है और विद्युत ऊर्जा काम में आती जाती है, बैटरी का H2SO4 समाप्त होता जाता है और उसका घनत्व कम हो जाता है। जब इसका घनत्व 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम हो जाता है तो बैटरी पर्याप्त विद्युत ऊर्जा नहीं दे पाती है। ऐसी अवस्था होने पर इसको पुनः आवेशित किया जाता है। ऐसे करते समय यह सेल एक विद्युत अपघटनी की भांति कार्य करता है। इस सेल को विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है और इस सेल के जो एनोड जो लेड का बना हुआ होता है को विद्युत स्रोत के ऋण भाग लेड ऑक्साइड कैथोड के स्रोत के धनात्मक सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है। सेल अभिक्रिया की तुलना में जो अभिक्रिया है वो एकदम विपरीत होती है। इस स्लाइड में हमने जब सेल को रिचार्ज करते हैं वो अभिक्रियाएं दिखाई हैं जो एकदम विपरीत होती हैं जब हम सेल को यूज़ करते हैं उससे। तो एनोड पर लेड सल्फेट लेड आयन और सल्फेट आयन में बदलता है और कैथोड पे लेड सल्फेट लेड ऑक्साइड और सल्फेट आयन में बदलता है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है तो सेल अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कैथोड और एनोड दोनों इलेक्ट्रोड पर लेड सल्फेट एकत्रित होता जाता है। अतः एक डिस्चार्ज बैटरी में दोनों इलेक्ट्रोड पर लेड सल्फेट की परत चढ़ी होती है। जब हम इस बैटरी को पुनः आवेशित या रिचार्ज करते हैं तो यह लेड सल्फेट विद्युत अपघटित हो जाता है और सल्फेट आयन तथा एच आयन विलयन में मिलकर H2SO4 को सांद्र करते जाते हैं और लेड तथा लेड ऑक्साइड मुक्त होकर एनोड व कैथोड पर एकत्रित होता जाता है। इस सेल के डिस्चार्ज एवं रिचार्ज होने की जो प्रक्रिया है वो हमने इस डायग्राम में दिखा रखी है।
जो ईंधन सेल है वो भी साधारण विद्युत रासायनिक सेल से थोड़े भिन्न होते हैं। इनमें ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ इलेक्ट्रोड का धातु नहीं, वरन इसके स्थान पर बाहर से सप्लाई किए जाने वाला कोई ऐसा पदार्थ होता है जो ईंधन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हो। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन, मीथेन व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें। ऐसी किसी ईंधन गैस को प्रवाहित करके एनोड पर ऑक्सीकृत कराया जाता है और कैथोड पर दहन में सहायक वायु अथवा ऑक्सीजन को प्रवाहित किया जाता है, जिसका कैथोड पर अपचयन हो जाता है। इस प्रकार ईंधन के विद्युत रासायनिक दहन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे उपयोगी कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। अंतरिक्ष यानों में इस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है। इस सेल में जो सरंध्र कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन पर प्लेटिनम तारों को लपेट दिया जाता है, जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सेल के एक तरफ हाइड्रोजन गैस व दूसरी तरफ ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। सेल के मध्य में जल भर दिया जाता है, जो हल्का सा अम्लीय अथवा क्षारीय होता है। दोनों इलेक्ट्रोड को परस्पर जोड़ने से सेल क्रिया होती है और विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाता है। इस परिपथ से विद्युत को किसी भी उपयोगी कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। अम्लीय माध्यम में एनोड पर हाइड्रोजन H आयन में ऑक्सीकृत होंगे और कैथोड पर ऑक्सीजन का अपचयन होगा। इस सेल को हम प्लेटिनम, हाइड्रोजन गैस, डिप इन H2SO4, ऑक्सीजन गैस और प्लेटिनम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्षारीय माध्यम में एनोड पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ ऑक्सीकृत होकर H2O बनाते हैं और कैथोड पर ऑक्सीजन का अपचयन होकर OH आयन बनते हैं। विद्युत अपघटन जल का जो माध्यम चाहे अम्लीय हो या क्षारीय हो, कुल सेल अभिक्रिया समान होती है। अतः इस सेल का विभव 1.229 वोल्ट होता है। इस सेल की विशेषता यह है कि यह कभी समाप्त नहीं होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की धारा जब तक प्रवाहित होती रहेगी, तब तक इस सेल से हमें विद्युत धारा मिलती रहेगी।